हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2 करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट भी देख लेते हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये जानेंगे कि व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याओं का कैसे यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि लंबाई का एक मात्रक सेंटीमीटर का भी प्रयोग किया जाता है, तो वैसे ही सेंटीमीटर की जगह पे हम मिलीमीटर का भी प्रयोग करते हैं, मीटर का भी प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं किलोमीटर का भी प्रयोग करते हैं। तो इन मात्रकों का अलग अलग रूप इसलिए है क्योंकि हम जितनी लंबी वस्तु रहती है उसके अकॉर्डिंग हम मात्रक का यूज़ करते हैं। अगर वस्तु छोटी है तो हम छोटे मात्रक का यूज़ करेंगे, और वस्तु की लंबाई बड़ी है तो हम बड़े मात्रक का यूज़ करेंगे। सपोज दैट अगर मान लीजिए कि आपके घर से और जहाँ भी एक बड़ा शहर होगा, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, वहाँ की दूरी अगर नापनी होगी तो आप कभी भी उसको किलोमीटर में बताते होंगे। अगर दिल्ली से मुंबई शहर के बीच की दूरी पूछी जाए तो वो भी हम किलोमीटर में बताते हैं। लेकिन अगर आपकी लंबाई के बारे में अगर बात की जाए तो आपकी लंबाई फुट या फीट के बारे में बात की जाती है। उसी तरह अगर आप एक पेंसिल की लंबाई आपसे पूछी जाए तो उसको आप सेंटीमीटर में बताएंगे, और अगर पेंसिल की लंबाई मोटाई के बारे में अगर पूछा जाए तो उसको आप मिलीमीटर में बताएंगे। यानी कि लंबाई के मात्रक बड़ी मात्रक होता है किलोमीटर, इससे भी बड़ा मात्रक होता है, बट हम इसको अभी इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। हम अभी यहाँ पे किलोमीटर तक ही पढ़ेंगे, और सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, अभी हम बड़ा मात्रक किलोमीटर और छोटा मात्रक मिलीमीटर पढ़ेंगे। वैसे ही अगर किसी वस्तु का वजन नापना हो तो उसमें हम सबसे बड़े मात्रक किलोग्राम का यूज़ करते हैं, और छोटा मात्रक जो होता है वो मिलीग्राम का यूज करते हैं। जैसे अगर बड़ी वस्तु की बात करें तो अगर बाज़ार में सब्जी वब्जी लेने जाते हैं आप, तो वहाँ पे आलू अगर ख़रीदना है, आपको चीनी ख़रीदना है, तो वो हम किलो में लेते हैं। लेकिन अगर किसी मेडिसिन की मात्रा की बात करें, एक टैबलेट कितने ग्राम का होता है तो उसको हम मिलीग्राम में नापते हैं, या उस स्ट्रिप पे जो दवाई की स्ट्रिप होती है उस पर उसकी मात्रा mg में लिखी रहती है, यानी कि मिलीग्राम में लिखी रहती है। ठीक, उसी तरह बच्चों यदि हम किसी द्रव्य की बात करें, जैसे दूध की बात करें या तेल की बात करें, खाने वाले तेल की बात करें, तो उसके पैकेट पे आप देखे होंगे उस पर लीटर लिखा होता है ना। और जो हम बाल अपने हेयर ऑयल का यूज़ करते हैं उसके बोतल पे लिखा होता है मिलीलीटर। आप देखेंगे 100 ml 200 ml ऐसे लिखा रहता है। यानी कि अगर धारिता में हम यूज़ करें, धारिता में कौन सा मात्रक यूज़ करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो किलोलीटर होता है, और सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो मिलीलीटर होता है। तो अगर किलोलीटर आपको नहीं पता है कि कहाँ है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आपके यहाँ अगर पानी का टैंकर जो आता है तो उसके टैंक्स पर आप देखे होंगे कि उस पर 5 kL या 1 kL लिखा होता है। 5 kL मतलब कि 5 किलोलीटर। 5 किलोलीटर का मतलब कितना हो गया, 1 किलोलीटर में 1000 लीटर, तो 5 kL में 5000 लीटर। तो इस तरह से आप ये समझ गए कि लंबाई या द्रव्यमान या धारिता, इन सब में दैनिक जीवन में जो प्रयोग की जाने वाली मात्रक हैं वो किलो होता है, और बड़ा मात्रक किलो होता है और छोटा मात्रक मिली होता है। ठीक है बच्चों, तो अब जान लेते हैं कि कौन से मात्रक में कितना बड़ा और छोटे का संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है बच्चों, वैसे ही 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और इसी को अगर मिलीमीटर में पूछ दे तो फिर हम 1000 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, ये 10 लाख मिलीमीटर। तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम, तो ठीक वैसे ही करेंगे हम। 1 किलोग्राम में हम सबसे पहले लिखेंगे कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में कितना मिलीग्राम, तो फिर हम क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हमें कितना मिलीग्राम मिल जाएगा, 10 लाख मिलीग्राम। ठीक है बच्चों, यही आपको इस चैप्टर में परिचय वाले भाग में बताना था। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज को प्रारंभ करने से पहले हम 2 उदाहरण देख लेते हैं और उसको पहले सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। लेकिन हमें उदाहरण में या किसी भी सवाल को करने में यह अभ्यास करना है कि हम उसको लिखेंगे कैसे। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है नए बच्चों में, कि हम सवाल तो समझ जाते हैं कि हमें जोड़ना है या घटाना है, बट उसको हमें शब्दों के रूप में कैसे क्वेश्चन को बनाना है, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो हम इसको बार बार एक्सरसाइज करेंगे, तब ये हमें समझ में आ जाएगा कि हम कैसे शब्दों में
क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक उदाहरण हम एक देखते हैं कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। तो वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। ठीक है बच्चों, वर्ष 2001 में यह पता चलता है कि जनसंख्या में टोटल 72,958 की वृद्धि हो गई है। यानी कि 1991 में जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या से 72,958 जनसंख्या बढ़ गई है। तो हमें ये क्या बताना है कि 2001 में शहर की जनसंख्या क्या थी। तो सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पे जोड़ करना है। कुल जनसंख्या कितनी थी, हमें इस संख्या में 72,958 जोड़ना है। लेकिन हमें इसे शब्दों के रूप में कैसे व्यक्त करना है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें कुछ नहीं, जो हमें दिया है वो पहले लिख देंगे और जो हमें बताना है वो बाद में लिख देंगे, और जो भी संक्रिया हमें करनी रहेगी, गुणा भाग जोड़ घटाना, वो हम कर देंगे। तो देखिए हमें इसको कैसे बनाना है। तो हम लिखेंगे उत्तर संख्या 1। ठीक है बच्चों, उत्तर संख्या 1 लिखेंगे और जो दिया है उसको हम शॉर्ट में लिखने का प्रयास करेंगे। तो हम ये लिखेंगे कि 1991 में, कैसे लिखेंगे बच्चों, 1991 में शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या, ठीक है बच्चों, बराबर कितना लिख देंगे, 2,35,471। ठीक है, और फिर लिखेंगे 2001 तक हुई कुल वृद्धि। ठीक है बच्चों, 2001 तक हुई कुल वृद्धि कितना है, ये 72,958। फिर लिखेंगे इसलिए 2001 में कुल जनसंख्या क्या हो जाएगा, हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, हम इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस 72,958। तो टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 8 1 9 7 5 12 के 2 9 4 13 1 14 के 4 5 2 7 1 8 7 3 10 के 0 और 2 और 1 3। तो इस तरह से वर्ष 2001 में कुल जनसंख्या 3,08,429 हो जाएगी। क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। किसी राज्य में वर्ष 2002-03 में 7,43,000 साइकिलें बेची गईं। वर्ष 2003-04 में बेची गई कुल साइकिलों की संख्या 8,01,000 थी। तो किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और कितनी अधिक बेची गई ये हमें बताना है। यानी कि इसमें हमें 2 क्वेश्चन का आंसर देना है कि कौन से वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई हैं और कितनी अधिक साइकिलें बेची गई हैं। तो हमारे पास दोनों साल में बेची गई साइकिलों की जानकारी है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम जब संख्याओं को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, और जो संख्या बड़ी होगी उसका वर्ष देखेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा है कि 2003-04 में बेची गई साइकिलों की संख्या जो है वो 2002-03 में बेची गई साइकिलों से ज़्यादा है। तो पहले का आंसर हो जाएगा 2003-04, और दूसरे का आंसर हम कैसे करेंगे, तो बड़ी संख्या में से कम वाली संख्या को घटा देंगे, तो जो आंसर आएगा उतनी ही साइकिलें अधिक बेची गई। लेकिन हमारे पास समस्या ये है कि हमें इसको लिख कर सॉल्व करने की समस्या है। तो हम चलिए इसको प्रयास करते हैं, लिख कर इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, उत्तर संख्या लिखेंगे यहाँ पे हम 2, और शॉर्ट में लिखने का प्रयास करेंगे। तो हम सीधे लिखेंगे कि 2002-03 में 2002-03 में बेची गई कुल साइकिलों की संख्या, बराबर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 7,43,000। ठीक है, वैसे ही हम दूसरा लिखेंगे कि 2003-04 में बेची गई कुल साइकिलों की संख्या। क्योंकि यहाँ पे हमें कुल की संख्या लिखना था, इसलिए हम वो डैश डैश का यूज़ नहीं किए। तो वो कितना है बच्चों, 8,01,000। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि 8,01,000 बड़ा है 7,43,000 से, इसलिए
इसलिए 2003-4 में ज़्यादा साइकिलें बेची गई, ज़्यादा साइकिलें बेची गई। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। उसी तरह दूसरा है और अधिक बेची गई साइकिलों की संख्या बराबर, तो हम बड़ी संख्या में से 8,01,100 में से 7,43,000 को घटा देंगे। तो 0 में से 0, 0, 0, 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 में से 3 नहीं जाएगा तो 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 7 होगा, 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे 7 हो गया, 7 में 7 जाएगा 0 होगा, यानी कि टोटल 57,100 हमारा दूसरा आंसर आएगा, जो कि इतनी साइकिलें हैं जो 2003-4 में ज़्यादा बेची गई। ठीक है बच्चों, तो अब हम प्रश्नावली को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन को करते हैं हम, और इसको भी हमें लिख कर सॉल्व करना है कि हम एग्ज़ाम में इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन क्रमशः 1,094, 1,812, 2,050 और 2,751 टिकटें बेची गई। तो इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बतानी है। कुल संख्या मतलब यहाँ पे जोड़ होगा। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमें ये पता चल गया है कि हमें इनको जोड़ना है, लेकिन हमें लिखना भी तो है। लिखकर इसको कैसे हम आंसर को बनाएंगे, तो ये देखते हैं। तो हम इसमें कुछ नहीं, हम जो इसमें दिया गया है उसको हम शॉर्ट में लिखने का प्रयास करेंगे। तो हम सीधे लिखेंगे कि पहले दिन बेची गई कुल टिकटों की संख्या लिख देंगे। ठीक है, बेची गई कुल टिकटों की संख्या। कहने का मतलब ये है कि हमें शॉर्ट में तो लिखना है, लेकिन हमें इतना शॉर्ट में लिखना है कि सामने वाले को आंसर ही ना समझ आए। ठीक है, तो हमें शॉर्ट में लिखना है, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आंसर में ज़रूर लिखना है। तो पहले दिन बेची गई कुल टिकटों की संख्या कितनी है बच्चों? 1,094, 1094। वैसे ही दूसरे दिन बेची गई कुल टिकटों की संख्या को लिख देंगे हम यहाँ पे, तो 1,812। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि तीसरे दिन बेची गई कुल टिकटों की संख्या कितनी है बच्चों? 2,050। और यहाँ पे लिखेंगे, एक वर्ड जोड़ेंगे और। ठीक है, एक वर्ड जोड़ देंगे और। चौथे दिन बेची गई कुल टिकटों की संख्या कितनी है? 2,751। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा, इस प्रकार या इसलिए कि जहाँ पे हम ऐसे रहेगा, ये सही रहेगा। इस प्रकार प्रदर्शनी में, इस प्रकार प्रदर्शनी में बेची गई कुल टिकटों की संख्या बराबर, क्या करेंगे बच्चों? हम इन चारों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक बार और, 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। तो कितना हो जाएगा बच्चों टोटल? तो सबसे पहले इकाई वाले प्लेस वाले अंकों को जोड़ते हैं। तो 1 0 1, 1 और 2 3, और 3 और 4 7। तो हम इकाई वाले प्लेस पे लिख देंगे ऐसे। फिर कोई हासिल नहीं है। 5 5 10, 1 11, 11 और 9 20 का हम यहाँ पे लिखेंगे 0, और हासिल कितना ले लेंगे? 2 एक्स्ट्रा ले लेंगे। फिर यहाँ पे 2 को जोड़ देते हैं, 7 2 9, 0 9,
8 कितना हो जाएगा 17, 17 0 17, 17 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 7 लिखेंगे और एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा 1, 1 को यहाँ पे जोड़ दीजिए 1 and 2 3, 3 and 2 5, 5 and 1 6, 6 and 1 7। तो टोटल बेची गई टिकटों की संख्या कितनी हो गई 7707। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हमने फटाफट सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं क्या है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं हम। कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। अब तक उसने कितना रन बना चुका है 6980 रन बना चुका है, और वह यह चाहता है कि उसके 10,000 रन पूरे हो जाएं। तो उसे कुल कितने रनों की आवश्यकता है। तो 10,000 रन पूरे करने हैं और बनाए हैं साहब अभी तक 6980 रन। तो कितने रन चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके टोटल रन में जितने चाहिए उसको, उसमें से जो अभी तक रन बनाए उसको हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, संकेतों के द्वारा लिखने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपको ये लिखना है और हो सके तो कमेंट में आप इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, उत्तर संख्या 2, और यहाँ पे पहले पैरा में लिखेंगे कि अब तक बने हुए कुल रन। तो यहाँ पे लिख देंगे 6980 और कुल रनों की आवश्यकता तो लिख देंगे 10,000। तो कितने, तो अभी 10,000 रन बनाने में रनों की आवश्यकता क्या कर देंगे हम यहाँ पे 10,000 में से 6980 माइनस कर देंगे, जो आंसर होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको आप लोग लिख कर और कमेंट में शेयर करिएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई चुनाव हुआ है, उस चुनाव में जो विजेता है उसको टोटल 5,77,500 वोट मिले हैं। ठीक है, जबकि उससे जो निकटतम है वन डाउन पे जो है उसको मिले हैं 3,48,700 मत। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि सफल प्रत्याशी कितने मतों से जीता। यानी कि सिंपल सी बात है कि वो जो उसका निकटतम प्रतिद्वंदी है उससे वह कितना अधिक वोट पाया जिससे कि वह विजयी हो गया। तो इसमें क्या करना है बच्चों, हमें सफल प्रत्याशी के कुल वोटों में से जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उसके वोटों को घटा देना है। तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि सफल प्रत्याशी कितने वोटों से जीता। तो इसको लिख देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें भी बहुत सिंपल सा है, घटाना करना है, लेकिन मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको शॉर्ट में लिखने का हम प्रयास ऐसे करेंगे कि सफल प्रत्याशी का कुल मत कहिए चाहे वोट कहिए, ठीक है, दोनों बात बराबर है, 5,77,500। और यहाँ पे लिख देंगे एक और कि असफल, या ब्रैकेट में इसको लिख देंगे निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मत कितना है 3,48,700। तो सफल प्रत्याशी द्वारा, इसलिए सफल प्रत्याशी के विजयी मतों की संख्या बराबर 5,77,500 माइनस 3,48,700। तो कितना आंसर आएगा बच्चों, देखो 0 से 0 जाए तो 0 0, 5 में से 7 जाएगा नहीं तो इसको 15 कर लेंगे, 15 में से 7 जाएगा तो 8, यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 में से 8 जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे कितना बच गया 6, 6 में से 4 जाएगा तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 2, और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो 2। तो आपका आंसर क्या है बच्चों 2,28,800। इतने मतों से वह विजयी हुआ। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है ये देख लेते हैं फटाफट कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में
2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची जून के प्रथम सप्ताह में। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,068 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। यानी कि 3 क्वेश्चन का आंसर हमें देना है कि दोनों सप्ताह में मिलाकर कुल कितनी बिक्री हुई, यहाँ पे कुल बिक्री बतानी है, यानी कि इनको जोड़ना है। फिर दोनों को कंपेयर भी करना है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है और जिस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है तो उसकी संख्या भी बतानी है कि कितनी अधिक बिक्री हुई है। यानी कि 3 संख्याएँ यहाँ पे करना है। तो चलिए फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे लिखेंगे उत्तर संख्या 4 और लिखेंगे कि जून के प्रथम सप्ताह में हुई कुल बिक्री कितनी हुई थी भैया प्रथम सप्ताह में, तो 2,85,891 की। उसी तरह जून के दूसरे सप्ताह में हुई कुल बिक्री कितनी है, ये 4,07,68। तो इसलिए कुल बिक्री बराबर 2,85,891 प्लस 4,07,68। दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 1 9, 9 6 15 के 5, 8 7 15 1 16 के 6, 5 और 1 6, 8 और 4 2 6। तो कुल कितनी बिक्री हुई बच्चों, 6,86,695। चूँकि अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, चूँकि 4,07,68 बड़ा है 2,85,891 से, इसलिए जून के दूसरे सप्ताह में ज़्यादा बिक्री हुई है। ठीक है, ज़्यादा बिक्री हुई है और 4,07,68 माइनस 2,85,891 बराबर 7। 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा बच्चों, 7। यहाँ पे कितना बचा 6, फिर 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचा 8। यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 5 जाएगा तो 4, फिर 9 हो गया, 9 में से 8 जाएगा तो 1। यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1। इस प्रकार कुल 1,14,877 रुपये की ज़्यादा बिक्री हुई। ठीक है बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कुछ अंक दिए गए हैं, जैसे 6, 2, 7, 4 और 3, ये 5 अंक दिए गए हैं और इनका केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की संख्या बनानी है, जो कि सबसे बड़ी संख्या होगी और सबसे छोटी संख्या, और फिर इनका अंतर बताना है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उत्तर संख्या लिखते हैं 5 अंक 6, 2, 7, 4, 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी बच्चों। तो सबसे पहले इनमें हम सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 7, तो 7 को हम सबसे बाईं ओर रखेंगे। उसके बाद उससे छोटा 6 है, उससे छोटा 4 है, उससे छोटा 3 है, उससे छोटा 2 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 76,432। उसी तरह यहाँ पे लिख देंगे सबसे
छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या को कैसे लिखेंगे? तो सबसे बाईं ओर हम सबसे छोटा अंक लेंगे, यानी कि 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। उससे बड़ा अंक कौन सा है? 3। उससे बड़ा अंक कौन सा है? 4। उससे बड़ा अंक कौन सा है? 6। उससे बड़ा अंक है 7। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम कौन सी संख्या हो गई हमारी? 23,467। अब ये बताइए इनका अंतर बताना है, तो इनका अंतर लिखेंगे, इनका अंतर। ठीक है, इनका अंतर बराबर 76,432 माइनस 23,467। घटा दीजिए फटाफट। 12 में से 7 जाएगा तो 5, 2 नहीं जाएगा 6 से, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, 4 यहाँ पे 3 हो गया, 3 भी नहीं जाएगा तो यहाँ से 1 ले लेंगे तो 13, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ पे 5 बच गया, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो 5। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा बच्चों? 52,965। तो इस तरह से बच्चों आपकी प्रश्नावली 1.2 भी कंप्लीट होती है। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जिस तरह से इस प्रश्नावली को समझें, आप अपने दोस्तों मित्रों में भी इसको शेयर करिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।